तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हमने सेक्शन 48 में निकालना सीखा था कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये एक्सेप्शन हो गया सेक्शन 48 का। तो जो एक्सेप्शन होता है उसे लॉ की लैंग्वेज में प्रोविजो बोल देते हैं। तो प्रोविजो सेक्शन 48 का हमें क्या कह रहा है? सेक्शन 48 का प्रोविजो हमें कह रहा है कि हमें कैपिटल गेन निकालने का तरीका अलग से खोजना पड़ेगा, और वो ये कह रहा है कि सेल कंसिडरेशन पहले की तरह माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस पहले की तरह, सेल कंसिडरेशन पहले की तरह, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। तो इंडेक्स्ड नया आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और यहां पर आप देख पाएंगे एग्जम्पशंस थोड़ी ज्यादा है इन कंपेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हमें यहां सीखना पड़ेगा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे हम लोग निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपको पता ही है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्सेशन जिस ईयर में एसेट को ट्रांसफर किया गया, और डिवाइड करेंगे इंडेक्सेशन जिस ईयर में एसेट को परचेज किया गया था। तो जिस ईयर में एसेट को ट्रांसफर किया उसके इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस ईयर में एसेट को परचेज किया उस ईयर के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इंडेक्स नंबर कहां से आएंगे? तो इसकी एक टेबल है, ये रही। ये टेबल फिक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल नए साल के लिए हमें इंडेक्स नंबर बताता है। ये शुरुआत हो रही है 2001-2 से, क्योंकि ये बोला गया कि 1/4/2001 से पहले कि जो भी एसेट है उनके लिए फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को ले लीजिए, और हम यहीं से इंडेक्स नंबर शुरू करते हैं। जब मैं सीए के एग्जाम दे रहा था ईयर 2001 के आसपास, उस समय ये 1981 होता था। तो हमसे बोला जाता था उस समय कि 1981 से पहले, ये जो अब मैं आपको 2001 समझा रहा हूं सब उस समय 1981 होता था। हो सकता है 5-10 साल बाद ये 2021 हो जाए या कोई और बेस ईयर हो जाए। तो अब बेस ईयर कैसे पता चलेगा? जिस ईयर का इंडेक्स नंबर 0 है वो बेस ईयर है। तो बेस ईयर क्या है अभी? 2001-2002। अब मान लिया हमारा जो प्रीवियस ईयर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर 23-24 है, और असेसमेंट ईयर 24-25 है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से दिए। तो प्रीवियस ईयर 23-24 का इंडेक्स नंबर क्या है? 348। तो कोई चीज 50,000 की खरीदी थी जो आपने बेची 23-24 में, तो उसको 348 से मल्टीप्लाई कर देंगे। खरीदी 2001-2 में या उससे पहले? 1980 में खरीदी तो भी इंडेक्स नंबर क्या लेंगे? 100, क्योंकि यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन आ गया ना हमारे पास। ऐसा तो इसकी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देंगे, बढ़ा देंगे। मान लिया कोई एसेट हमने खरीदी 3-4 में, तो हम क्या करेंगे? 109 से डिवाइड करेंगे। मान लिया बेची 1920 में, तो 289 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इंडेक्स नंबर क्या बताता है? ये इंडेक्स नंबर बताता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, जो चीज 100 रुपए की थी 2001-2 में वो 105 की हो गई, 109 हो गई, 348 हो गई, ऐसे बताता है। लेकिन ये भी कह सकते हो कि वो चीज 105 रुपए की 113 की हुई, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ईयर वाइज इंडेक्स नंबर हमारे पास चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें ये सब याद रखने पड़ेंगे? तो याद नहीं रखने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना चाहिए 100, और जो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है ये जरूर याद रखना चाहिए 348। इसे एक पिछला साल भी याद रख लो 331 22-23 का, तो बेहतर रहेगा। अगर किसी का प्रीवियस ईयर 22-23 है तो वो अपना एक साल पहले 317 21-22 का याद रखें।
तो ये वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, फिर भी कुछ बेसिक हैं जो हमें याद रखने होते हैं। ऐसे ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स नंबर ऑफ ट्रांसफर ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ जिस साल खर्चा किया उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि 1/4/2001 से पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर करना। ठीक है। इंडेक्सेशन कुछ सिचुएशन में नहीं मिलता है, वो हम पढ़ लेंगे बाद में। तो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं होता है कुछ चीजों पर, जैसे बोन्स पर, डिबेंचर्स पर, उस पर अलाउ नहीं होता है। और भी कुछ चीजें हैं वो हम बाद में तसल्ली से डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये है हमारा इंडेक्सेशन का हिसाब किताब। तो चलिए इसका एग्जाम्पल करके समझते हैं कैसे इसको किया जाएगा। रमन है, इन्होंने बेचा है अपनी हाउस प्रॉपर्टी को 17 जून 2023 को 22 लाख रुपए में। ये इसने खरीदा था 1 अगस्त 2010 में 7 लाख में। 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया या नहीं हो गया? तो ये लॉन्ग टर्म तो हो गई, अभी हम लिख भी लेंगे। इसने कुछ इंप्रूवमेंट भी करी है, ब्रोकरेज। इसने खरीदते और बेचते समय दोनों समय ब्रोकरेज दी है, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डालनी है। हमें ये तो पता चल गया लॉन्ग टर्म में, तो लेकिन हमें पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में पता लगाना कि हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 1 अगस्त से लेकर 17 जून या 16 जून आप लिख सकते हैं, और ये हमारा लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, मोर देन 2 ईयर हो गया। तो हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25 है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में FVC लिख दूंगा, एग्जाम में आप पूरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखना। इन्होंने सेल करा है 22 लाख में, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1%, 22,000, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 21,78,000। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ना कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसे मैं आगे से ICOA लिख दिया करूंगा, इसका मतलब होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कैसे आएगा, मेरी जो कॉस्ट थी वो थी 7 लाख, लेकिन मैंने उस पर इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया था। तो इंप्रूवमेंट पे मैंने 1% खर्चा किया था, तो कॉस्ट मेरी 7,07,000 हो गई थी। मुझे इंडेक्स नंबर करंट ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में हमें बताया होता है कि कौन कौन से ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है। तो मान लेते हैं कि एग्जाम में ये टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा करंट ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स नंबर 348 है और खरीदा था 1/8/2010 में। अब याद रखना है 1/8/2010 का मतलब 2010-11 होता है। तो आपको कैसे याद रखना, 1 अप्रैल से आगे होती है आगे बढ़ा दो, 1 अप्रैल से कम है तो पीछे घटा दो। मतलब अगर ये होता 1/2/2010 तो मैं इसे कहता 2009-10, ये है 1/8/2010, तो ये ईयर है 2010-11। तो 2010-11 का मेरा जो इंडेक्स नंबर है वो है 1, और जो ट्रांसफर ईयर है उसका 348, और इम्प्रूवमेंट करिए 1 जनवरी 12 मतलब 11-12,
है ना, और 11-12 का मेरा इंडेक्स नंबर क्या था, 184। तो 167, 184 और 348 मेरे इंडेक्स नंबर इस क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। ये एग्जाम में दिए जाएंगे आपको, है ना, चिंता करने की बात नहीं है। तो ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर का 348 और एक्विजिशन का 167, मैंने इसको सॉल्व करा तो ये 14,73,269 आ गया। इसमें से मैंने लेस करा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और ये मेरा था 3 लाख। इम्प्रूवमेंट पे हमने कोई ब्रोकरेज नहीं दी होगी, है ना, तो इंडेक्स नंबर ट्रांसफर तो 348 ही रहेगा, लेकिन मैंने इम्प्रूवमेंट करी थी, उस ईयर का इंडेक्स नंबर 184 था, ये मैंने अभी अभी लिखा था, चेक किया था। तो ये आ जाएगा मेरा 5,67,391 और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 1,37,340। ठीक है, इसमें कोई टेंशन है आप लोगों को? चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर मिस्टर एक्स ने परचेज किया है लैंड। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, तो यहां पर हमने 2001 में ही खरीदा था, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इम्प्रूवमेंट भी किया हमने, फिर एक और इम्प्रूवमेंट किया हमने, फिर घर हमने बेच दिया। तो लॉन्ग टर्म तो है ही, है ना। पीरियड ऑफ होल्डिंग आप लिख लीजिएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर। हमारा असेसमेंट ईयर है जो 2024-25। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 45 लाख लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 75,000। तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 44,25,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये मैंने एक्वायर किया था 50,000 में, इनटू इंडेक्स नंबर ट्रांसफर ईयर 348 डिवाइड बाय 2001-2 का तो 100 ही था, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये आ गया 1,74,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो फर्स्ट मैंने करी है 1/1/11 को, तो इसका 2010-11 है, इंडेक्स नंबर इसका 167 है, मान लेते हैं क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट थी मेरी 3 लाख रुपए की, इंटू 348 डिवाइड बाय 167, तो ये आ गया 6,25,150। फिर एक इम्प्रूवमेंट हुई है 1/1/14 को, तो ये है ईयर 2013-14, मान लेते हैं इसका भी हमें इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि दिया ही होगा एग्जाम में, नहीं तो आप टेबल में से देख सकते हो। तो ये हमारा इंप्रूवमेंट है 7 लाख का, इंटू 348 डिवाइड बाय 220, 11,07,273। क्यों मैं कह रहा था हर साल मेरे को सारा का सारा ये सब कुछ बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर जो इस साल का 348 है, ये पिछले साल का कुछ और था। हर क्वेश्चन में डेट चेंज हो जाती है, हर क्वेश्चन के अंदर इंडेक्स नंबर चेंज होने की वजह से सारे आंसर चेंज करने पड़ते हैं मुझे। इवन जो असाइनमेंट है उसके अंदर भी मुझे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आंसर चेंज हो जाते हैं। तो ये बड़ी मुसीबत है मेरे लिए, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, एक महीना मेरा इसी में खराब हो जाता है। तो ये आ गया हमारा 25,18,577, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया।
तो अभी तो हम बेसिक और सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके अंदर कोई दम है ही नहीं, वो वाले हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बात हम कर चुके हैं कि 1/4/2001 से पहले की कोई एसेट होगी तो हमें 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन है, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हम तभी ऑप्शन चूज करेंगे जब वो ज्यादा होगा कॉस्ट से। तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है, हमें क्या ध्यान रखना है, आप लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आप लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू, और आप जो भी ज्यादा है वो ले लीजिए। ईदर ऑफ दिस, हम क्या लेंगे, जो भी ज्यादा हो, प्रोवाइडेड it should not exceed stamp duty value in case of immovable property। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर गौरव ने बेचा है 1/5/2023 को 32 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी को। ये 78 में खरीदा था 5,000 रुपए में, फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 रुपए है, कुछ इंप्रूवमेंट है। देखिए ये इंप्रूवमेंट इग्नोर करनी है क्योंकि ये 1/4/2001 से पहले की इंप्रूवमेंट है, इन दोनों को हमें कंसीडर करना है। और ये जो ईयर है ये है प्रीवियस ईयर 2001-2, तो इसका भी इंडेक्स नंबर 100 ही हो जाएगा। ये जो ईयर है ये प्रीवियस ईयर है 2015-16, और इसका हमारे को इंडेक्स नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 254। ठीक है, ये मानते हुए हम क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग टर्म तो है ही, बहुत पुराना है, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन निकालते हैं। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ 32 लाख रुपए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट थी 5,000, फेयर मार्केट वैल्यू 80,000, तो जो भी ज्यादा हो 80,000 इंटू 348 अपॉन 100, 2,78,400। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे। अब इंप्रूवमेंट के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट है 50,000 रुपए वाली जो हमने 1/1/2002 को करी थी, ये भी हमारी इंडेक्स नंबर 100 ही था इसका, तो 1,74,000। और एक इंप्रूवमेंट 1/1/16 को करी है 2 लाख रुपीस की, इसका जो इंडेक्स नंबर था ये 254 था, तो टोटल मिलाकर हमारा 24,73,584 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। कोई टेंशन है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहां पर हमारे पास गोल्ड है, लैंड है और रेजिडेंशियल हाउस है, तीनों बहुत पुराने हैं तो लॉन्ग टर्म है सारे के सारे ही। तो हम गोल्ड, वैसे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कॉर्नर फॉर्म में गोल्ड, लैंड और रेजिडेंशियल हाउस लिख लें तो हमारे को थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा वो सब लिखने में तीनों के लिए, वरना अलग अलग हमें सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो ऐसा हम टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में। हमें सबके लिए अलग अलग फुल वैल्यू कंसिडरेशन ये वो नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमने ये एक फॉर्मेट बना लिया इसका, और ये हो गया फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का। तो सबसे पहले तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिखते हैं हम। पहले ऐसा कॉलम बना लिया, लेकिन निपटाएंगे एक एक करके, नहीं तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड को जो हमने बेचा है वो बेचा है 2 करोड़ रुपए में। अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर किसी पे भी नहीं है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं, अगर किसी एक पे भी होता तो मैं लिख लेता।
मैं लेस लिख रहा हूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और मैंने ये क्योंकि 2001 से पुरानी है तो मैं कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू जो भी ज्यादा है बोलूंगा। तो कॉस्ट है 4 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख, तो मेरे लिए क्या लेना समझदारी है 30 लाख। तो मैं यहां लिख लेता हूं 30 लाख ब्रैकेट में 30 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 1,04,40,40,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि और जगह है इम्प्रूवमेंट यहाँ नहीं है तो यहाँ पे मैंने डैश कर दिया और मैंने थोड़ा नीचे आकर के लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 95,60,000। ठीक है, अब लैंड की बात करते हैं। तो मैंने इसको बेचा है 3 करोड़ में, तो मैं इसका सेलिंग प्राइस लिख देता हूं 3 करोड़। मैंने इसे खरीदा था 6 लाख में और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 60 लाख। तो मेरे लिए क्या समझदारी है, क्या लेना चाहिए मुझे 60 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100, तो 2,08,80,000। क्या मैंने इस पे कोई इंप्रूवमेंट किया है? बिल्कुल किया है। इंप्रूवमेंट किया है 2001 में, ये तो पुराना इंप्रूवमेंट हो गया। 2001 से पहले वाले इंप्रूवमेंट को तो इग्नोर करना होता है हमें, तो इसका मतलब इस पे भी इंप्रूवमेंट नहीं है। तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 91,20,000। अब मैं बात करता हूँ रेजिडेंशियल हाउस के लिए। इसको मैंने खरीदा था 8 लाख में और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखो मैंने जानबूझ के इसमें कम लिखी है, फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है। तो आपके मन में ये ना आए कि हमें हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू लेना है और आप 5 लाख ले लें, इसलिए मैंने इसमें जानबूझ के कम करके लिखा है। तो दोनों में से जो भी ज्यादा हो, तो क्या है ज्यादा, हमारा 8 लाख को लेंगे। सेलिंग प्राइस इसका है 4 करोड़, तो 8 लाख रुपए कॉस्ट इंटू 348 अपॉन 100 कितना आया 27,84,000। इंप्रूवमेंट करी है मैंने 4 लाख रुपए की 2005-6 में, तो ये तो एलिजिबल है। तो 5 लाख रुपए की इंप्रूवमेंट है इंटू 348 डिवाइड बाय 2005-6 में, तो इंडेक्स नंबर हमारा 2005-6 का कितना 117, तो ये आ गया 11,89,744 और 3,60,26,256 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। कोई टेंशन है इसमें? ये मैंने यहाँ गलती से 4 लाख लिख दिया था, ये 5 लाख लिख दिया था, ये 4 लाख है। कैलकुलेशन सही थी, है ना? ये 4 लाख लेना है ना, तो ये 4 लाख लेना है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 4 लाख है। मैंने गलती से लिख दिया, ये कैलकुलेशन में 4 लाख ही लिया था, है ना? तो ये हमारा कैपिटल गेन आ गया 3,60,26,256 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर एक्स ने परचेज किया एक लैंड को 1499 में 1 लाख रुपीस में और ये बेचा 18 लाख रुपए में। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, हमें कैपिटल गेन निकालना है। लॉन्ग टर्म तो है ही, तो मैं वो सब नहीं लिख रहा, ना हेडिंग डाल रहा हूँ। एग्जाम में आपको सब हेडिंग डालना है, सब कुछ लिखना है। मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आकर लिख रहा हूँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और मैंने जो इसको बेचा है वो 18 लाख में बेचा है, तो 18 लाख लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, तो सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख दिए हुए हैं, तो नेट सेल कंसिडरेशन 17 लाख आ जाएगा, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने इसे खरीदा था 1 लाख में और इसका फेयर मार्केट वैल्यू था 120, तो क्या लेना चाहिए 1 लाख
20,000, ठीक है। तो ये आ गया 4,17,600 बस, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 12,82,400, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन 2001 से पहले परचेज किया है और 75,000 में कंस्ट्रक्शन हमारा ये इरेलीवेंट है। इम्प्रूवमेंट 14/2001 से पहले किए तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, एडिशनल फ्लोर, हाँ ये इम्प्रूवमेंट ले ली जाएगी। और ये 15 मार्च 24 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में 95 लाख में बेच दिया है। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना हो गया 95 लाख रुपीस। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्वेश्चन 1-2 मिनट में हो जाता है अगर आपको आता है तो, है ना। माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, क्या है, खर्चा है कोई नहीं है तो छोड़ो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये खरीदा था हमने 75 में और फेयर मार्केट वैल्यू है 4,11,000, तो मैं 4,11,000 ले लूंगा, मेरे लिए वही फायदे का सौदा है। 14,30,280 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और ये लूंगा मैं 15/7/2008 वाली 11 लाख रुपए इंटू 348, और जो 15/7/2008 है तो प्रीवियस ईयर हो गया 89, इसका इंडेक्स नंबर 137, तो 137 इंडेक्स नंबर है इसका। ये एग्जाम में दिया होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। 27,94,161 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 52,75,559, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको ट्रांसफर होने के बावजूद हम ट्रांसफर नहीं मानते, और ये है हमारे पास ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर में, और इसको हम बोल देते हैं सेक्शन 47 में ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ये ट्रांसफर है लेकिन हम इसे ट्रांसफर नहीं मान रहे, और ट्रांसफर नहीं होने पर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ। अब बताओ घर का बंटवारा हुआ तो उस पर टैक्स लगा दें, टैक्स देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, बेचा थोड़ी ना। तो एक घर है उसके 2 हिस्से हो गए, या 2 घर हैं, एक घर बड़े बेटे को एक घर छोटे बेटे को दे दिया, उनसे पैसे लिए हैं क्या, टैक्स कहां से देंगे वो, तो पिताजी ने अपने बच्चे के नाम पे कर दिया। तो कायदे से अगर यहाँ टैक्स देने की बात आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 47(1) में कहा गया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करिए कैपिटल एसेट का, टोटल पार्शियल पार्टीशन हो रहा है HUF का, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन तभी लगता है जब ट्रांसफर होता है, और हम सेक्शन 47(1) में क्या कह रहे हैं कि ये ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन ही नहीं, ठीक है। अब 47 फर्स्ट में हमने पढ़ा, फिर थर्ड आ गया, असल में बीच में और बहुत सारे हैं, आपके मतलब के नहीं है तो वो नहीं लिए। आपने किसी को गिफ्ट दिया, अब जिसको गिफ्ट दिया आपने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट दी, अब इसमें टैक्स लगाए आपके ऊपर, क्योंकि ट्रांसफर तो आप कर रहे हैं। आपने किसी को गिफ्ट दिया और आपके ऊपर टैक्स लगाए तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ये नहीं होगा टैक्सेबल। हाँ अलग बात है गिफ्ट पर टैक्स लगता है अदर सोर्सेस, वो अलग बात है। एज पर विल, कोई मरते हुए कोई प्रॉपर्टी किसी को देकर चला जाए तो जो मर गया है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाए, उसकी प्रॉपर्टी से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इरिवोकेबल ट्रस्ट, इरिवोकेबल ट्रस्ट होता है कि किसी ने आपके नाम पर परमानेंट कर दिया, वापस नहीं ले सकता, या ट्रस्ट बना दिए कोई उसमें, तो इन सब में भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा।
ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लोज शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर अंडर गिफ्ट और एन इरिवोकेबल ट्रस्ट ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग शेयर डिवेंचर और वारंट अलॉटेड बाय कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये जो है कि ये कह रखा है कि ये वाली बात एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में नहीं लगेगी और सब बातों पे लगेगी। अगर आपको पता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होती है, कभी सुना हो नाम, और ये होल्डिंग ने सबसे और इसकी 100% शेयर्स होल्डिंग के पास है, 100% शेयर्स। तो टेक्निकली बात करी जाए तो इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। जब 100% शेयर किसी कंपनी के मेरे पास है तो वो कंपनी और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है। मैं उसको कोई एसेट दूं या उससे कोई एसेट लूं, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसलिए यहां पर ये बात है। लेकिन इसका फायदा लोग ना उठाएं। कैसे? मुझे कोई एसेट इंडिया से बाहर ले जानी है तो मैं इंडिया के बाहर एक सब्सिडरी कंपनी बनाऊंगा, उसके 100% शेयर अपने पास खरीदूंगा और वो एसेट इंडिया से बाहर भेज दूंगा। ऐसा ना हो इसलिए यहां क्या लिखा है, एक तो 100% शेयर होने चाहिए और सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए अगर ट्रांसफर सब्सिडरी को हो रहा है। और इसका उल्टा क्या हो गया, यहां पर सब्सिडरी होल्डिंग को दे रही है तो यहां पर क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, मतलब असेट इंडिया के बाहर ना जाए, इंडिया में रहे। तो इसको शॉर्टकट में हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसफरी कंपनी जिसको असेट मिल रही है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए और 100% सब्सिडरी होनी चाहिए। ठीक है। कभी आपने नाम सुना है अमलगमेशन होता है? हम्म ये जो था ये होली ओन सब्सिडरी को ही रहेगा। हाँ, ना ना, होली ओन, क्योंकि अगर पार्शियली है तो फिर आप सेम नहीं है ना, सेम तभी होंगे जब आपके पास 100% शेयर्स। अमलगमेशन का नाम सुना होगा कभी, दो कंपनी मिल जाती है आपस में। ये जो था ना, ये पॉइंट ये आया था 90s में, और तब हमारे इंडिया, पता है आपको 90s से पहले इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनीज बहुत कम थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम था इंडिया में, इंडिया का ही सामान बिकता था। असल में अगर आपको ग्रो करना है और दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको बहुत बड़े प्लेयर्स, मतलब कुर्बानी, देखो डेवलपमेंट की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। अब आप एक बार बताओ, बहुत बड़ा कोई स्टोर खुले तो छोटे मोटे दुकानदार मरेंगे या नहीं? लेकिन वो भी जरूरी है। तो बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाती है ही। तो जब भी बड़ा बिजनेस आता है तो छोटे लोगों को नुकसान होता है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर आगे बढ़ना है तो ये तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो जो बाहर की कंपनी वो काम, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बाहर की कंपनी तो छोड़ो, अब तो इंडियन कंपनी ऐसी है जो पूरी दुनिया में छाई हुई है। टाटा महिंद्रा, रिलायंस, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज है। जो महिंद्रा है, टेक महिंद्रा है, बहुत कंपनी है। तो ये क्या करती है, बाहर की कंपनी हो या इंडियन कंपनी, अगर मान लिया मेरी कंपनी है, मुझे किसी कंट्री में काम करना है तो मैं वो जीरो से शुरुआत नहीं करूंगा कि मैं वहां जमीन खरीदूं, वहां फैक्ट्री बनाऊं। अरे भैया इतना कौन करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, मैं जाऊंगा और वहां देखूंगा जो मैं काम कर रहा हूं वैसी कंपनी और कौन है, उस कंपनी के या तो शेयर खरीद लूं या उस पूरी कंपनी को खरीद लूं, या तो शेयर खरीदूं या अमलगमेशन कर दूं। मतलब शेयर खरीदने से क्या होता है, वो कंपनी कंटिन्यू रहती है, उसके शेयर मेरे पास आ गए तो कंट्रोल मेरे पास आ गया, मेरे हिसाब से चलेगी, जो मैं चाहूंगा वो होगा। और अमलगमेशन में क्या होता है, उस कंपनी का नाम ही खत्म करके मैं अपना ही नाम ले, तो उस कंपनी को लिक्विडेट कर दूं, बंद हो जाएगी और मेरी कंपनी की, मेरे पास उस कंपनी की सारी एसेट आ जाएगी। तो बिना इसके मैं जाऊंगा ही, बिना इसके मैं नहीं जाऊंगा किसी भी कंट्री में, क्योंकि बिना इसके मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी जो पॉसिबल नहीं है।
पहले ये नहीं थे क्लॉज। मनमोहन सिंह ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तब वो ये क्लॉज उन्होंने डाले और इन्होंने कहा होल्डिंग सब्सिडी ट्रांसफर करो। कोई ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे तो फिर क्या करा कोका कोला 91 92 में उसके बाद आई। उन्होंने इंडिया में एक कंपनी बनाई, उसके 100% शेयर उनके पास होल्डी ओन सब्सिडरी हो गई। अब उसको अपनी एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। या इंडिया के अंदर आए और इंडिया में किसी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को खरीदा, तो उस कंपनी पहले क्या होता था, मान लिया एक कंपनी थी पहले, थम्स अप के नीचे क्या लिखा होता है, कोका कोला कंपनी प्रोडक्ट। लिम्का के नीचे क्या लिखा होता है, कोका कोला कंपनी प्रोडक्ट। ये पहले नहीं थे इनके, कोका कोला ने बाद में खरीदा इनको। एक कंपनी आती थी कोल्ड ड्रिंक की, उसका नाम होता था गोल्ड स्पोर्ट। इनके आने से पहले जब हम छोटे छोटे होते थे तो गोल्ड स्पोर्ट पीते थे, वो बेसिकली फेंटा थी। जो आज फेंटा है इंडिया का वर्जन था गोल्ड स्पोर्ट। अब कोका कोला इंडिया में आई, उन्हें अपनी फेंटा बेचनी है, लेकिन इंडियन कौन पी रहे, क्या पी रहे हैं, गोल्ड स्पोर्ट। तो वो फेंटा नहीं खरीदेंगे, तो वो गोल्ड स्पोर्ट खरीदेंगे, पहले से पी रहे हैं, बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो उनके पास अपना प्रोडक्ट क्या था, फेंटा। तो उन्हें गोल्ड स्पोर्ट से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने गोल्ड स्पोर्ट की कंपनी को खरीदा, उसको बांध कामी गोल्ड स्पोर्ट की प्रोडक्शन बंद करके अपनी प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी वहां। थम्स अप ये प्रोडक्ट था ही नहीं उनके पास, कोक के पास। और थम्स अप बहुत स्ट्रांग है, वो पहले नहीं थी कोक के पास, तो कोक ने उसे खरीदा और उसी की प्रोडक्शन जारी रखी। लिम्का जैसा प्रोडक्ट नहीं था, उन्होंने लिम्का खरीदा, उसी की प्रोडक्शन जारी रखी। एक ऐसी सिट्रा आती थी, 7 अप आती थी, उन सबको खरीद के बंद कर दिया ताकि इनकी मोनोपोली हो जाए और ज्यादा काम इनका चले। एक कैंपा कोला आती थी पहले, तो पुराने लोग आज भी कहते हैं कैंपा लाइयो। पहले हम कोल्ड ड्रिंक को कैंपा बोलते थे बजाय कोक के। कोक पेप्सी की जगह हम बोलते थे कैंपा, क्योंकि कैंपा कोला आती थी और उसके चारों हर कलर की आती थी कैंपा कोला। वो अब दोबारा से जिंदा हुई है लेकिन चल नहीं पा रही है, इतनी थोड़ी सस्ती होने की वजह से शादी वादियों में लोग ले लेते हैं। लेकिन कैंपा कोला एक्चुअल में पहले वही चलती थी या ये सब चलती। तो अब क्या करा, ये आई, इन्होंने कैंपा कोला को मान लिया खरीद लिया, तो कैंपा कोला की सारी एसेट इनके पास आई, तो ट्रांसफर हुआ या नहीं। उस पर क्या लगता था, कैपिटल गेन, तो कोई नहीं आती थी, इतना हैवी कैपिटल गेन होता था कि मतलब फिजिबल नहीं हो पाता था। इन्होंने कहा बाहर की कंपनी से आओ इंडिया में, मनमोहन सिंह जी ने कहा आओ इंडिया के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करवाओ। उन्होंने कहा भैया कैसे आए, तुम्हारा टैक्स इतने। इन्होंने ये डाला क्या, लो जी फ्री कर दिया टैक्स, एक लाइन से सब फ्री हो गया। बस जो अमलगमेटेड कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए कि इंडिया से बाहर ना जाए, एसेट इंडिया में ही रहे। डीमर्जर, डीमर्जर किसे कहते हैं, एक कंपनी के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक कंपनी जो है वो चलती रहती है, उसे बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, और एक नई कंपनी आ जाती है एक और टुकड़ा होकर, उसे बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। तो डीमर्जर भी जरूरी है, कंपनी के टुकड़े होने भी जरूरी है आगे और बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर भी टैक्स लगता था, तो वो होता नहीं था, कहते तुम्हारे तो टैक्स हिसाब ही सही नहीं है। इन्होंने ये भी डाल दिया, एक कंपनी के दो हिस्से करो तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो सारी, अब डीमर्जर में क्या होगा, मान लिया एक रिलायंस इंडस्ट्री है, धीरू भाई अंबानी की थी, बाद में उसके टुकड़े हुए, बंटवारा हुआ, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी में। अब कुछ रिलायंस में रही और कुछ अलग से टुकड़े हो गए। अब मेरे पास इस कंपनी के शेयर हैं, अब मेरे पास इस कंपनी के शेयर हैं, बदले में कुछ इसके शेयर भी मिलेंगे, तो उस पर भी टैक्स ना लगे, तो उसके लिए भी लिखा है कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपके लेवल पे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये फाइनल लेवल की बात है, मैंने डाल दिया कि ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस इतने नहीं आएंगे इसके ऊपर आपके पास, क्योंकि ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की बात है।
तो ये सारी चीजें शेयर्स होगा उसमें ट्रांसफर होगा वो सब भी। अब आपका कोई आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, बीइंग वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है या कोई कलेक्शन है, गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने कहा भैया म्यूजियम में दे दो, पैसे दे दिए आपको कुछ, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को म्यूजियम में इस तरीके से देंगे तो आपको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आती है। डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ट्रांसफर हो गया, अब उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा। तो यहां बोला नहीं, हम उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे अगर वो उनका कन्वर्जन हो। एक इंडिविजुअल बिजनेस को कंपनी ने खरीद लिया तो फिर उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा इंडिविजुअल बिजनेस पे, क्योंकि इससे पहले जो हमने बात करी वो तो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज की बात करी। तो यहाँ पर अलग से बोला गया है कि इंडिविजुअल बिजनेस को कंपनी खरीदेगी तो इंडिविजुअल बिजनेस की जो भी एसेट ट्रांसफर हो रही है उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन ट्रांसफर ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर ए स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है पता है आप लोगों को? देखो, रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। ये इतनी बढ़िया होने के बावजूद, इतनी अच्छी स्कीम होने के बावजूद भी नहीं चल पाई। उसका रीजन क्या है? तो ये इंडिया में क्यों नहीं चला मैं बताता हूं आपको। क्या रीजन है? इतनी जबरदस्त स्कीम है जिसका फायदा हर समझदार इंसान को उठाना चाहिए, लेकिन इंडिया है। इसमें क्या बोला गया? अच्छा, एक घर है, उस घर में बुढ़ा बुढ़िया रहते हैं, एक दो दो लोग हो गए ना, सीनियर सिटीजन। तो उनको, सीनियर सिटीजन को पैसे की जरूरत पड़ती है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों रहते हैं, पैसे की जरूरत पड़ती है। इनके बालक जो हैं, दो बच्चे हैं, एक यूएसए में है, एक कनाडा में, और ये यहाँ है। वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, ये अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब ये हस्बैंड है, इसने वाइफ से कहा चलो घूमने चलते हैं वर्ल्ड टूर पे। तो उसने कहा पैसे हैं क्या? हाँ 10,000 रुपए, 50,000 रुपए हैं। कह जी 15-20 लाख रुपए चाहिए। इसने कहा एक काम करते हैं, एक नौकर रखते हैं जो खाना बनाए हमारे लिए। अब तुम्हारे बस की नहीं है, एक तो खाना भी बढ़िया नहीं बनाती तुम, ऊपर से बाल बहुत निकलते हैं उसमें, तुम्हारे बाल बहुत झड़ते हैं। तो देखो, और पहले काले बाल होते थे दिख जाते थे, अब सफेद बाल होते हैं तो वैसे मूड खराब हो जाता। तो लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों के बीच में कि खाना में बता, अब तुम्हें 50 साल हो गए शादी को, उसके बाद तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा। इन्हें कहा कहीं मार्केट जाना हो तो एक कार ले लेते हैं, ड्राइवर रख लेते हैं। तो इनका लॉटरी लग रही है क्या तुम्हारी? इन्होंने कहा अपने बालक से कहते हैं, इन्होंने यूएसए वाले बालक से कहा कि हमें ना 2 लाख रुपए हर महीना भेजो, हमें साल में 1-2 बार तो गोवा इंडिया में घूम लेंगे, कहीं एक आध बाहर का टूर मार देंगे। तो उसने कहा कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यूएसए वाले बालक ने कहा हमारे यहाँ खर्चे बहुत है, या तो आप यहीं आ जाओ। उन्होंने कहा जी हमारे बस की, इन्होंने कहा हमारे बस की तो है नहीं वहां जाना। यहाँ मेरा सारे रिश्तेदार हैं, मेरे जीवन के 75 साल यही निकल गए, अब कौन आएगा? कब्र में पैर लटक रहे हैं, अब तो यही ठीक है। यूएसए वाले ने कहा भैया मैं 2 लाख रुपए नहीं 20,000 भेज सकता हूँ महीना, इससे ज्यादा नहीं। कनाडा वाले लड़के को बोला, उसने भी सेम यही जवाब दिया। ये इन्होंने अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी इन दोनों बालकों पे लगा दी, पढ़ाया लिखाया, बाहर भेजा। इन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए इस बालक पे और 2 करोड़ रुपए इस बालक पे खर्च करे शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई भेजने में, और आज ये बालक कह रहे हैं कि ये 2 लाख रुपए महीना नहीं देंगे।
2 करोड़ रुपए की इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती ना 4 करोड़ की, तो उस पर 4 लाख महीना तो इन पे वैसे ही आ जाते। तो इन्वेस्टमेंट बेकार कर दी ना उन्होंने, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने, बालक तो उड़ गए बाहर और इन्हें छोड़ गए ही। तो समस्या है या नहीं? इनके पास एक घर है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, लेकिन घर, मान लिया मैं घर में रह रहा हूँ, 5 करोड़ की कीमत है, मेरी जेब में पैसे नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा तो थोड़ी ना कहूंगा 5 करोड़ का घर है कोल्ड ड्रिंक पिला, पैसे चाहिए ना उसके लिए तो मुझे। तो समस्या गंभीर है। मेरे जैसा इंसान तो ये सोचता है अगर मैं रिटायर हूँ 60 साल 65 साल हो जाए तो मेरे पास एक घर हो किसी हिल स्टेशन में, ऐसी जगह जहाँ पोल्यूशन ज्यादा ना हो। घर ना हो तो मैं किराए का ले लूँ, नौकर होना चाहिए, खाना वाना बना दे, कपड़े वपड़े धोने के लिए, बाहर टैक्सी वैक्सी ले लें, इतने पैसे होने चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो ड्राइवर टैक्सी सब कुछ ऐसा होना चाहिए, अपना टेंशन फ्री लाइफ बढ़िया, दवाई का जो भी खर्चा है वो भी आता रहे, सब कुछ बढ़िया हो, लाइफ हो, 1-2 लाख रुपए महीने का खर्चा करें, अपना घूमे फिरे ऐश करें। और क्या करना लाइफ में, ऐश करो। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, पैसा है नहीं। लेकिन एक घर है 5 करोड़ का, घर बेच दें? क्यों? घर बेच के 5 करोड़ आएंगे, जिंदगी भर पैसे उड़ाएंगे, खत्म भी नहीं होने के। किराए के मकान में रह लेंगे, नहीं ना? घर बेच दिया, किराए के मकान में वो 5 करोड़ रुपए आ गए। अब जो है यूएसए कनाडा वाले आके ही 5 रुपए ले जाएंगे, 5 लाख ले जाएंगे, नहीं भी ले गए तो वो अब किराए के मकान में रह रहे हैं। अब कभी किराया इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, वो कह रहा है इधर जाओ, मतलब समस्या है। तो उनके लिए है ये स्कीम बहुत बढ़िया, इससे अच्छी स्कीम हो ही नहीं सकती। ये स्कीम पता क्या है? मैं बैंक के पास जाऊं, मान लिया मैं हूं ये 60 बूढ़ा हो गया, मैं बैंक के पास जाकर कहूं मेरे पास 5 करोड़ का घर है, ये मैं रिवर्स मॉर्गेज करना चाहता हूं। तय हो गया, उन्होंने कहा जी ये 4 करोड़ में हम खरीद रहे हैं, लो 4 करोड़, और आप इस घर में रहो जब तक जिंदा हो, जब मर जाओगे तब हम ले लेंगे। तो मैं इस घर में भी रह रहा हूं और मेरे पास पैसे भी आ गए। ये स्कीम है रिवर्स मॉर्गेज। हाँ, लेकिन लोग लेते नहीं है ना। लोग कहते हैं कि नहीं, पता भी है मेरे बच्चों के काम, बच्चों के लिए घर है ना ये। तो यही तो दिक्कत है। पिक्चर नहीं देखी बागवान? बच्चे जितनी मर्जी गालियां दे, जो मर्जी करें, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। ताने मिलते हैं। ये कहेंगे ना जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम हमारे साथ यही करोगे। लेकिन एक सच्चाई है, देखो, एक सच्चाई है, जो यूएसए में बच्चा रह रहा है उसके अपना जीवन है, और उसके लिए माँ बाप उसका पास्ट है, और इंसान है ना पास्ट में नहीं, फ्यूचर के हिसाब से जीता है। वो अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने बुढ़ापे की सोच रहा है, लेकिन उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो अपने माँ बाप का बुढ़ापा खराब कर रहे हैं, तो उसके बच्चे भी उसका नहीं करेंगे। तो सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट है ये। मेरा मानना यह है कि आप बच्चे को पढ़ाए लिखाएं, बढ़िया बढ़िया सब कुछ कराएं, उसे अपने पैरों पे खड़ा कर दें, और वो पैसा कमा रहा है बढ़िया, उसे कहे अब तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा मेरी तरफ से, बल्कि तुझे मुझे देना है तो दे, नहीं तो निकल यहां से, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि पैसे तुम कमा रहे हो। अब तुम में जो मैंने तुम पे दिया था ना, वो तुम्हारे पे इन्वेस्टमेंट नहीं थी भैया, तुम्हें लोन दिया था मैंने, भैया वो उतारो पहले, नहीं तो निकल लो यहां से। तुम्हारे को बहुत बढ़िया इंसान बना दिया ना, खूब पैसा कमा रहे हो, तो अब एक हिस्सा मुझे दो तुम, जब तक जिंदा हो, नहीं तो फूटो यहां से, निकलो। और हम करेंगे इसको रिवर्स मॉर्गेज, और 4 करोड़ रुपए मिलेंगे ना जो, उसको इन्वेस्टमेंट करो, उससे जो इनकम आएगी ना वो जिंदगी भर खत्म ही नहीं होने की, जितना मर्जी उड़ा लो दोनों हाथों से पैसा। हर साल 2-3 कंट्री फॉरेन टूर मारो, खूब ड्राइवर रखो, हर साल 2-4-5 साल में नई कार खरीदो, खत्म ही नहीं हो सकता ये पैसा।
इतना पैसा है। ऐश करो ना जिंदगी में, क्या करने आए हो, ऐश करने आए हो। उन्हें बच्चे को कर दिया अपना सेट, वो अपने आप कमाए। तुम भैया हमने अपना इन्वेस्टमेंट करा पूरे साल, हमने अपने पिताजी से कोई पैसा नहीं लिया, तुम अपना करो, अपना बुढ़ापा देखो। हाँ जब हम मर जाएंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो 4 करोड़ में से जो बचेगी वो तुम्हारी है, अगर बची तो, ठीक है ना। जब तक हम ऐश करेंगे, तो जब मन करता है, मन करेगा किसी हिल स्टेशन पे जाकर के अपना महीने 2 महीने के लिए लेंगे किराए पर, विद वेल फर्निश्ड शॉफर, कुक, गार्डनर, एक वो अपना रखेंगे, वो सुबह शाम बालों में तेल पेल सब लगाए और अपना बढ़िया तरीके से। तो और क्या, यही है लाइफ तो। लेकिन ये जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, जब तक जिंदा है ना, फटीचा जिंदगी जिएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर आपके बच्चे लायक है तो वो खुद भी कमा लेंगे, नालायक है तो जितनी मर्जी प्रॉपर्टी खरीद दो सब खत्म कर देंगे। थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने से अच्छा थोड़ा अपने ऊपर भी खर्च करो, और एक प्रॉपर्टी रिवर्स मॉर्गेज के लिए रखो। रिवर्स मॉर्गेज करो, खूब पैसा आए और ऐश करो। एग्जाम्पल नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज। फर्स्ट है, मिस्टर ए ने गोल्ड खरीदा 2004 में 25,000 रुपए का। प्रीवियस ईयर 23-24 में उन्होंने गिफ्ट कर दिया मैरिज के समय अपने बच्चे को। क्या गिफ्ट के केस में ट्रांसफर होता है? तो नहीं लगेगा, नो टैक्स, क्योंकि ये क्या है, सेक्शन 47 के हिसाब से ये ट्रांसफर ही नहीं है। सेकंड, HUF 85 में थी, इन इट इज गिवन वन ऑफ द फैमिली मेंबर ऑन द पार्टीशन। पार्टीशन हो गया तो HUF की प्रॉपर्टी पार्टीशन में जब बंटवारे पे जाएगी तो सेक्शन 47 कहता है ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। थर्ड, कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, सेक्शन 47 कहता है कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट होते हैं तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है, तो ये भी नहीं लगेगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट है एक प्रीवियस ओनर की कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्वेश्चंस, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्या होता है प्रीवियस ओनर और कुछ स्पेशल सिचुएशंस में। हम चाहे तो अभी भी कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी से रिलेटेड भी है ये। चलो इसे अभी खत्म करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर को, क्योंकि फिर अगली बार हमारा स्पेशल केसेस आ जाएंगे कैपिटल गेन के, वो अलग हम कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ओनर अभी उसी से रिलेटेड है, सेक्शन 47 से। क्या है हमारा 49(1), देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने क्या कहा, गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, जब गिफ्ट होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ए ने बी को गिफ्ट करा तो नो कैपिटल गेन। अब बी ने सी को बेच दिया तो लगेगा, लेकिन दिक्कत है कि बी की कॉस्ट क्या ले, बी को तो फ्री में मिला, जितने में ए ने खरीदी होगी। अब सवाल ही होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए, ए ने खरीदी थी तो ए का जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लेना चाहिए या नहीं, तो वो भी लेना चाहिए। एक तरीके से बी की जगह, एक तरीके से ऐसा मन में सोचो कि ए ने बेचा सी को, और जैसे कैपिटल गेन निकालते थे वैसे कैपिटल गेन निकले। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर है। ए ने बी को गिफ्ट करा, बी ने सी को गिफ्ट करा, सी ने डी को गिफ्ट करा, डी ने ई को सोल्ड करा, तो यहां से लेके यहां तक का सारा हिसाब आ जाएगा। बीच की सारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी आ जाएंगी, प्रोवाइडेड 2001 के बाद की हो, तो सारी इंप्रूवमेंट आ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस ओनर की आएगी जिसने खरीदा था या बनाया था। बीच में जो भी गिफ्ट वाले केस थे सबका बाईपास करते हुए चले जाओ उसके पास।
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग सबकी ली जाएगी, मतलब सबसे पहले वाले जिसने खरीदा बनाया उसकी से लेकर आज तक की हम क्या लेंगे इसके अंदर, पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो यही बता रखा है कि हम गिफ्ट विल इनहेरिटेंस और पार्टीशन के केस में करेंगे इसको, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का पता लगाने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग उसकी लेंगे प्रीवियस ओनर की, इसे ए को हम बोल रहे हैं प्रीवियस ओनर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम किसकी लेंगे, प्रीवियस ओनर की। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसकी भी लेंगे, प्रीवियस ओनर दोनों की लेंगे, प्रीवियस ओनर की भी लेंगे और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करंट ओनर की भी लेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा ये, एग्जाम्पल नंबर 6 में इसको हम लोग समझते हैं। मिस्टर एक्स हैं, एक्स एंड सन्स है, HUF है, इन्होंने 2001-2 में 40,000 की प्रॉपर्टी खरीदी है और 2005-6 में पार्टीशन हो गया और ये मिस्टर ए को मिल गई। जो मेंबर होते हैं फैमिली मेंबर उन्हें को पार्टनर बोलते हैं। तो को पार्टनर है और उन्हें मिल गया 2 लाख रुपए की वैल्यूएशन थी उस समय। इन्होंने कुछ खर्चा किया इस पर, फिर इन्होंने बेचा है, कुछ खर्चा भी किया है, तो अब बेच दिया ना इन्होंने। तो सबसे पहली बात तो ये हम लिखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 2001-2 से आएगी, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म, यहां तो लॉन्ग टर्म चाहे हम 2001-2 से लेते या 5-6 से लॉन्ग टर्म ही आता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि अगर हम 5-6 से ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म आ रहा है और वैसे लॉन्ग टर्म आ रहा है, तो उसमें हमारा गलती होने के चांसेस रहते हैं। और हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर ए, है ना। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने जो बेचा है वो 15 लाख में बेचा है। कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 14,80,000 नेट सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन्होंने इनके लिए कॉस्ट वो लेंगे जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी, मतलब HUF की कॉस्ट थी। उन्होंने 2001-2 में 40,000 में खरीदा था, तो 2001-2 है तो 100 ले लेंगे इंडेक्स नंबर, ठीक है। और 2006-7 में खर्चा हुआ 1,85,000 रुपए का हमारा, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लेते हैं 1,85,000 इंटू 348 डिवाइड बाय, ये किया था 2006-7 में, 2006-7 का 122 था, 5,27,705 और हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,13,095, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जीरो आ जाएगी कॉस्ट और सबको टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यही इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, नाम भी यही है। इन्होंने खरीदा था और कुछ एक्सपेंसेस करे थे, फिर सेल कर दिया इन्होंने, खर्चा भी किया है ना। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितने में बेचा है इन्होंने, 15 लाख रुपए में, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 20,000। सेम ही क्वेश्चन है क्या, वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी शायद, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 2002-3 में खरीदा था 1,20,000 रुपए का,
तो ये हो गया 3,97,714 और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन्होंने खर्चा किया है 2,35,000 रुपए का और खर्चा किया है 2007-8 में, मतलब 129। 6,33,953 Yes, sir. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि हर साल नई कैलकुलेशन होती है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि कहीं मिस्टेक ना हो, लेकिन ह्यूमन एरर है, हो सकती है। अगर आप कोई बुक खरीदते हैं इनकम टैक्स की ना, तो उसमें दबा के गलतियां मिलती हैं, क्योंकि हर साल चेंज होते हैं और वो खुद करते नहीं है, बड़े बड़े ऑथर राइटर होते हैं तो अपने एम्प्लॉय से करा देते हैं, तो खूब गलतियां मिलती हैं उसमें। तो कोशिश की है मैंने काफी कि गलती कोई ना निकले, फिर भी हो सकती है। मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने एक घर खरीदा था 10 लाख में और 15/3/19 को इन्होंने अपने सन को मैरिज में गिफ्ट में दे दिया। कभी नहीं देना चाहिए भैया, जब तो बूढ़े अपने नाम रखो, कोई फायदा नहीं है। उसको अपने कलेजे से लगा कर रखो, बच्चे को भी। उसे कहो मेरे मरने के बाद तुम्हारा है, लेकिन अभी मत दो। मार देगा वो, अगर जल्दी चाहिए होगा तो ठीक है, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं आप अपने पास रखें। मरने के बाद उसे कहें इज्जत आपको भरपूर मिलेगी, मरने के बाद उसे कहें कि प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, तो आपको इज्जत मिलती रहेगी। और देखो बालक ने बेच दिया, ये घर आ गया, उसे शादी पे दिया, उसको बेच दिया, उसने कहीं जाना होगा, 76 लाख में उसने बेच दिया, खर्चा 1 लाख रुपए का कर दिया और पता चला वो तो चला गया। और तो सेलिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 76 लाख रुपीस। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने हैं, 1 लाख रुपीस। तो 75 लाख रुपीस नेट सेल कंसिडरेशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हुए हम लोग प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे विच इज 10 लाख, और प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेने के बाद 10 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय, उसने खरीदा था 2011-12 में, 11-12 का इंडेक्स नंबर 184 है, तो ये हमारी कॉस्ट बैठी 18,91,304। और ऐसा करने के बाद हमारा जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 56 लाख। मिस्टर एक्स ने घर खरीदा था 98 में 2 लाख रुपए का। अब ये 2001 से पहले का है और 1 लाख रुपए का इस पे इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया, फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो ये इम्प्रूवमेंट तो यूजलेस है। हाँ, ये इम्प्रूवमेंट यूजलेस है, चाहे हम कॉस्ट लें चाहे फेयर मार्केट वैल्यू। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मान लिया यहाँ पर ये 1,50,000 है, मान लिया हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मान लिया यहाँ पर 1,50,000 है, तो आप 2 लाख लेंगे। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हमने तो फेयर मार्केट वैल्यू ली नहीं तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले ले, नहीं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो कभी भी नहीं लेंगे। और अगर 2 लाख लेंगे तो भी इंडेक्स नंबर 100 ही लेंगे, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए और 450 जो भी ज्यादा है वही तो लेंगे हम, तो 4,50,000 रुपए लेंगे। मिस्टर एक्स ऊपर पहुंच गए और उनका प्रॉपर्टी उनके बेटे को मिल गई, है ना, और उन्होंने घर बेच दिया 72 लाख रुपए का। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 72 लाख। पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रीवियस ओनर की कॉस्ट भी आ जाएगी। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, ये पुरानी एसेट है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे 2001 की 450 इंटू 348, क्योंकि ये बेचा है 2023-24 में, और क्योंकि ये 2001 से पुरानी है तो इंडेक्स नंबर 100, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा हमारा 56 लाख
34,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर एक्स ने परचेज किया था लैंड 1 लाख का, कंस्ट्रक्शन किया, ये बेकार है कंस्ट्रक्शन, 1/4/2001 से पहले की। फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख, ये भी बेकार हो गई। उसने एडिशनल फ्लोर बनवाया, फिर उसने ये गिफ्ट कर दिया 2011 में, और बर्थडे पर अपने बच्चे को, बच्चे ने एक और इम्प्रूवमेंट करी है। तो देखो इम्प्रूवमेंट प्रीवियस ओनर की भी है और करंट ओनर की भी है, दोनों की इम्प्रूवमेंट है, और फिर ये बेच दिया 46 लाख में। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन 46 लाख। एक्सपेंसेस तो है नहीं, है क्या एक्सपेंसेस? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये खरीदा, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे 2,25,000, और क्योंकि 2001 से पहले का है डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया हमारा 7,83,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दो हैं, पुरानी वाली नहीं लेंगे, जो 2001 के बाद वाली है वो लेंगे, और वो है 4 लाख रुपए, वो है 7-8 में, प्रीवियस ईयर 7-8, और प्रीवियस ईयर 7-8 का जो इंडेक्स नंबर है वो है 129, है ना? तो 10,79,070 रुपीज, और जो करंट पीरियड में उसने इम्प्रूवमेंट किया है 7,50,000 का, वो भी ले लेंगे, और वो इम्प्रूवमेंट हुआ है 13-14 में, तो 13-14 का जो इंडेक्स नंबर है वो 220 है ना? तो 11,86,364, ये इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिए होंगे या पहले शुरुआत में इस वीडियो में मैंने इंडेक्स नंबर का टेबल दे रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 15,51,546। ठीक है, तो आपको पता चल गया, क्वेश्चन सिंपल है, बड़े आराम से कर सकते हैं। कैपिटल गेन इन स्पेशल सिचुएशंस, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, लगभग मैंने ये करा दिया आपको सारा का सारा, तो नेक्स्ट क्लास में हम कल